Hi everyone. Our new topic is based on citizenship, and this is another lesson of Indian Constitution. So we are going to discuss about citizenship, and this is the part 1. So let's get started. So what does citizenship stands for? Citizenship हमें क्या बताता है? It defines the relationship between an individual and state. तो ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है. किन दो चीज़ों के बीच में? इंडिविजुअल एक इंसान के बारे में और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. So now we are going to discuss on some important points. और वो important points हैं provisions for citizenship. तो citizenship के लिए क्या प्रावधान है? First is Indian Constitution from Article 5 to 11 और second है Citizenship Act 1955. हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 कवर करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे. Let's discuss Indian Constitution Article 5 to 11. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 किस चीज़ के बारे में बात करता है? It identifies the person who became citizen of India at its commencement. ये उन लोगों के बारे में बात करता है जो commencement के टाइम पे citizen बने थे. That means in January 26, 1950. Commencement का मतलब होता है starting or beginning of something. Article 5 to 11. Article 5 to 11 comes under Part 2 of Indian Constitution. It deals with citizenship. तो ये किस चीज़ से डील करता है? ये citizenship से डील करता है. Now two major points. It contain neither any permanent nor any elaborate provisions. ना ही ये बहुत स्थायी और ना ही बहुत elaborated manner में provisions को contain करता है. It empowers the parliament to enact law relating to citizenship. एम्पावर का मतलब होता है ये पार्लियामेंट को ताकत देता है कि वो लॉ इनैक्ट कर सकें. किस चीज़ से रिलेटेड? सिटीजनशिप से रिलेटेड. तो ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो लॉ इनैक्ट कर सके फॉर सिटीजनशिप. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडिया में दो तरीके के लोग होते हैं. तो पीपल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है एलियन एंड सिटीजन. अब एलियन भी दो तरीकों से क्लासिफाई हैं, फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन. तो ये समराइज टेबल है या फिर आप कह सकते हो पिक्चर है जो कि पीपल को बताते हैं कि इंडिया में किस तरीके के लोग रहते हैं, मतलब उन्हें कैसे कैटेगराइज किया गया है. लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिटीजन. सिटीजन का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट एंड ओ एलिजियंस टू इट. तो यहाँ के पूरी तरीके से नागरिक होते हैं और इस देश के लिए उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. सेकेंड इज दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. जो जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हैं लाइक फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट, वो इंजॉय करते हैं. मीनिंग ऑफ एलियन जो कि हमने पिछले उसमें देखा था कि एलियंस को दो उसमें क्लासिफाई किया गया है, फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन. पहले हम एलियन का मतलब समझते हैं. द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, किसी और देश के नागरिक. सेकेंड पॉइंट इज इट डज नॉट एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. वो सभी तरीके के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट नहीं एंजॉय करते हैं जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइडेड है. So earlier we have understood what is citizen and what is alien, the exact meaning of that. अब हमने देखा था कि जो एलियन है वो दो भागों में क्लासिफाइड हैं, फ्रेंडली एलियन में एंड एनिमी एलियन में. अब हम इन दोनों का मतलब समझते हैं. फ्रेंडली एलियन का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ दोज नेशन दैट हैव कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया. उन नेशंस की बात हो रही है जिनका इंडिया से एक अच्छा संबंध है. अब हम एनिमी एलियन देखते हैं. एनिमी एलियन का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज दैट इज एट वॉर विद इंडिया. तो उन लोग कंट्रीज की बात हो रही है जो कि इंडिया के साथ वॉर चल रहा है, जिनके जो रिलेशन है इंडिया के साथ कॉर्डियल नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है. सो एनिमी एलियन मीन्स दे डोंट हैव कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया. एनिमी एलियंस enjoys lesser right than friendly alien. अब दोनों में एक्सेप्शन भी है कि एनिमी एलियन जो हैं वो लेसर राइट एंजॉय करते हैं फ्रेंडली एलियन से. मीन्स दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो एनिमी एलियन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए, और जो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये किन किन चीज़ों को कवर कर रहा है, किन किन मेजर पॉइंट्स को कवर कर रहा है, और ये हमें क्या समझाना चाहता है। आर्टिकल 5 स्पीक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है। एट द कमेंसमेंट, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये स्टार्टिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, अ पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन इंडिया, और जिसकी नागरिकता थी इंडिया में। So there are three conditions laid down in the article. Laid down means रखी गई. First condition is a person born in India. उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो यहाँ पे जन्म लिया है जिन्होंने. Second point is either of his parents was born in India. या तो उनके माता या तो उनके पिता इंडिया में born हुए हों. Third point is if he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately. अब उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट होने के पहले से 5 साल से वो इंडिया में रह रहे हैं. So this was all about Article 5, what it covers and what it is trying to explain. Now let's understand what Article 6 says. Article हमें क्या बता रहा है? Article 6 हमें क्या बता रहा है? It talks about the right of certain people who have migrated to India from Pakistan. तो ये उन लोगों के बारे में बात करता है, उन लोगों की राइट के बारे में बात करता है, उन लोगों की अधिकारों के बारे में बात करता है जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए थे, माइग्रेट हुए थे. मतलब माइग्रेशन का मतलब आना, एक जगह से दूसरी जगह आना. If either of his parents or grandparents was born in undivided India, या तो उनके माता पिता या तो उनके दादा दादी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होते हैं, then there are certain condition applicable. तो यहाँ पे कुछ conditions लागू होती हैं और वो क्या हैं चलिए जाने. If they migrated to India before July 19, 1948, he had been ordinarily resident of India since the day of his migration. अगर वो माइग्रेट हुए हैं, टाइम देखिए, जुलाई 19, 1948 से पहले, तो वो क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे. सिंस द डे ऑफ हिज माइग्रेशन, जिस दिन से वो माइग्रेट हुए थे. बट हमें टाइमलाइन ध्यान रखनी है, बिफोर जुलाई 19, 1948. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई, या तो 19 जुलाई या उसके बाद 19 जुलाई 1948 में, अगर इस टाइमलाइन में वो माइग्रेट हुए हैं, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें रजिस्टर किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह. बट द पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड इफ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months. मतलब हमें अगर रजिस्टर करना है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया है तो हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को. बट उससे पहले से, मतलब जिस दिन से वो माइग्रेट हुए हैं, जिस दिन माइग्रेट नहीं, जिस दिन से उन्हें एप्लीकेशन डाली है उसके 6 महीने पहले से वो यहाँ पे रह रहे हैं. नाउ लेट्स सी आर्टिकल 7. आर्टिकल 7 किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो आर्टिकल 7 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, उन लोगों के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान चले गए थे. नाउ our next point is a person who migrated to Pakistan from India after March 1, 1947. So ये उन माइग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि पाकिस्तान चले गए थे इंडिया से आफ्टर मार्च 1, 1947. टाइमलाइन इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज गाइज जस्ट फोकस ऑन द टाइमलाइन कि हम किस टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हैं. सो a person who migrated to Pakistan from India after March 1, 1947. तो उन माइग्रेंट्स के बारे में बात की जा रही है जो पाकिस्तान चले गए थे बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट. बट थोड़े समय बाद वो इंडिया आ गए रीसेटलमेंट के लिए. कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, तो वो इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं. आवर थर्ड पॉइंट इज the condition required is he had to be resident in India for 6 months preceding the date
ऑफिस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो पहले तो हम ये ध्यान रख लें कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो माइग्रेंट टू पाकिस्तान, मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 7 में। तो इसमें थर्ड पॉइंट में ये कंडीशन रखी गई है कि जब आपको इंडियन सिटीजनशिप हासिल करनी है और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे हैं तो उसके 6 महीने पहले से, अगर आप पाकिस्तान गए हुए हैं और फिर वापस इंडिया आए हैं तो 6 महीने पहले से आप उस डेट से जब आपने रजिस्टर किया है आप इंडिया में रह रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। Now we are discussing on Article 8. What Article 8 says: right of citizenship of certain person of Indian origin residing outside India. तो ये उन लोगों के राइट्स के बारे में बात करता है, उन सर्टेन लोगों के बारे में बात करता है जो कि पैदा तो जिनका ओरिजिन तो इंडिया का है बट रह कहाँ रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर रह रहे हैं। सेकंड है ये आर्टिकल क्या करता है, दिस आर्टिकल गिव राइट टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब यही है कि उनका जो ओरिजिन है, मतलब उनके माता पिता उनके दादा दादी इंडियन ओरिजिन के हैं बट जो रह कहाँ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 8 कवर्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट इज पर्सन हु or any of whose parents or grandparents was born in undivided India but residing outside India can become an Indian citizen if he has registered as a citizen of India. तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि या तो पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स उनके अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं इंडिया की एज रजिस्टर्ड इफ ही हैज रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया है तो। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10। हमारे इस वीडियो में हम आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 भी समझेंगे क्या है। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटियरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो ये पॉइंट कहता है कि अगर किसी इंसान ने फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो सेम, नो पर्सन शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी पर्सन भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा अगर उसने स्वेच्छा से सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है फॉरेन स्टेट की। सो बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 बात कर रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यूएंस यानी जारी रखना of the rights of citizenship. Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen. तो अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वो भारतीय नागरिक रहेगा subject to the provision of any law made by the parliament. तो उसे वो लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे या प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ेंगे जो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए हैं। Article 11 says Parliament to regulate the right of citizenship by law. Parliament to regulate the right of citizenship by law. And second point कहता है कि Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship. तो Parliament के पास ये power होता है कि वो provision ला सके with respect to the acquisition and termination. Termination यानी खत्म करना of citizenship. So the best way to do a quick revision is in a summarized way. Here I have added one table as you can see. So let's see every article 5 to 11 at a glance. Article 5 कहता है कि citizenship at the commencement of the constitution. तो article 5 citizenship at the commencement of the constitution के बारे में बताता है। आर्टिकल 6 जो है वो राइट्स बताता है सिटीजनशिप की और सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उन लोगों के राइट्स के बारे में बताता है जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 7 बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, उन माइग्रेंट्स के बारे में जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे एंड फिर पाकिस्तान से भारत वापस आए थे।
आर्टिकल 8 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि इंडियन ओरिजिन, जो तो पैदा इंडिया में हुए थे, या फिर उनके दादा दादी या उनके मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए थे बट रह कहाँ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो उनकी राइट्स के बारे में बात करता है सिटीजनशिप के। आर्टिकल 9 बात करता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो ये उन लोगों के बारे में बात करता है जिन लोगों ने फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये पार्लियामेंट को राइट देता है कि रेगुलेट कर सकते राइट ऑफ सिटीजनशिप लॉ के अकॉर्डिंग। So guys, this was all about citizenship part 1 that covers article 5 to 11. Now there is next video as well which covers Citizenship Act 1955, that is in part 2. So if you like my video, please like, share and subscribe the channel Legacy of Law. Thank you guys.